नमस्कार। ओपन कॉन्वर्सेशंस के न्यू एपिसोड्स ऑफ स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स आज का टॉपिक रहेगा। थॉट्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आइडियोलॉजी बनती है, फिलॉसफी बनती है। कोई भी थॉट का स्ट्रक्चर, कोई फाउंडेशन जिसको एक्सियम्स कहते हैं, उस पर बेस्ड होता है। अगर ये फाउंडेशन हिल जाए तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है। कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हिला देते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं क्षेत्र विशेषज्ञ हिमांशु वैद्य जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अगर हम थॉट्स के स्ट्रक्चर्स को समझना चाहें तो थॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? थॉट्स कई तरह के होते हैं। कुछ थॉट्स तो होते हैं जो स्टैंड अलोन होते हैं, वो अपने आप में एक सच होता है जो दूसरे थॉट्स के साथ मिलके कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाता है। जैसे कि एक ईंट है, रास्ते में कहीं पड़ी हुई है, तो वो ईंट एक स्टैंड अलोन ईंट है। लेकिन जब बहुत सारी ईंटों को आप इकट्ठा करते हो तो एक बिल्डिंग बनता है। तो थॉट्स स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं। थॉट्स एक दूसरे से जुड़ के छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ थॉट्स का ग्रुप ऐसा होता है जो एक बिल्डिंग की तरह है। जैसे कि आप एक एक करके एग्जांपल अगर हम लें कुछ एरियाज में, फिलोसॉफी में लेट अस से कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक क्रिश्चियन फिलोसॉफी में चल रहा है। क्रिश्चियन एज चल रहा है, ग्रीक एज खत्म हुआ, रोमन एज खत्म हुआ और क्रिश्चियन एज शुरू हुआ। और क्रिश्चियनिटी के जो बेसिक बिलीफ्स है उसके बेस पे पूरा सिविलाइजेशन चल रहा है, वेस्ट का सदियों तक चल रहा है। और फिर एक फिलोसोफर आते हैं नीचे, और वो देखते हैं कि एक्चुअली लोगों की एवरीडे लाइफ में क्रिश्चियनिटी और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं। और जी। वो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री। और वो एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज शुरू करते हैं थॉट का, रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज। जी। बिकॉज वो एक मॉरल क्राइसिस देखते हैं, एक फंडामेंटल मॉरल क्राइसिस सिविलाइजेशन का, जो उन्होंने तब देखा था और आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फुल ब्लोन तरीके से, ऑफ द वैल्यूज बाय विच वी विल लिव इफ एनी। बिकॉज पहले पूरा वर्ल्ड व्यू क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड था, तो पूरी जो एक मोरालिटी की और सोसाइटी की और कल्चर की जो पूरी बिल्डिंग थी वो एक फिलोसफी के ऊपर बेस्ड थी। वो फिलोसफी थी क्रिश्चियन फिलोसफी। अब नीचे की जो बात आती है वो उस पूरे बिल्डिंग के फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर देने वाली बात है। तो पूरा जो बिल्डिंग है वो धीरे धीरे गिर पड़ता है। तो फिलोसॉफी के एरिया में एग्जांपल देख सकते हैं कि हाउ अ कंप्लीट वर्ल्ड which was based upon a Christian worldview with Nietzsche's philosophy, which was not cause for demolishing it. डिमोलिश तो अपने आप हो रहा था, नीचे जी उसको आइडेंटिफाई करके आर्टिकुलेट किया और उसमें से जो क्राइसिस खड़ी होने वाली थी उसके बारे में बात की। वो जी। डिमोलिशन तो अपने आप ही हो रहा था हिस्टोरिकल प्रोसेस। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्लेन पे देखा जाए तो पूरा एक क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है जो उसके क्रिश्चियन फाउंडेशन पे खड़ा है, और एक नीचे की फिलोसॉफी है जो क्रिश्चियन फाउंडेशन को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर ये फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये पूरा जो थॉट स्ट्रक्चर है गिर पड़ता है, क्योंकि पूरा थॉट स्ट्रक्चर अल्टीमेटली वो क्रिश्चियन फाउंडेशन पे खड़ा है और नीचे इसी जी। फाउंडेशन पर अटैक कर रहा है। तो नीचे की जो फिलोसॉफी है वो एक स्ट्रक्चर टर्मिनेटर है क्रिश्चियनिटी के वर्ल्ड व्यू के स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि वो फाउंडेशन से ही पूरे स्ट्रक्चर को गिरा रही है। वैसे ही अगर हम फिलोसॉफी से आइडियोलॉजी पे आ जाए तो मार्क्सिज्म इज वन सच आइडियोलॉजी कि आपका पूरा एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड व्यू के ऊपर पूरी आपकी सोसाइटी खड़ी है हजारों साल से।
और अब आप उसके फाउंडेशन पे अटैक कर रहे हो, और जो मार्क्सिज्म है वो उसके फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इवन द सोशल स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, सारा का सारा गिर पड़ेगा। सो मार्क्सिज्म on the ideological area, in the ideological area is a structure terminator for the whole structure of capitalism. वैसे ही अगर हम देखें तो साइंस की थियरी में देखें तो आइंस्टाइन के जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स हैं कंप्लीट क्लासिकल साइंस के। वैसे ही हम देखें क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो आइडियाज हैं वो स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स हैं क्लासिकल फिजिक्स के आइडियाज के, साइंटिफिक एरिया। और अगर हम पैराडाइम की बात करें, जो अगर हम मैनेजमेंट के एरिया में आ जाए, कि एक पैराडाइम है कि वैल्यू क्रिएशन के लिए आप प्रोडक्ट के अंदर ही काम करते हो, और दूसरा पैराडाइम है कि आप ब्रांड बना के इनटेंजिबल वैल्यू ऐड करते हो, और पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है टेंजिबल वैल्यू से इनटेंजिबल वैल्यूज की तरफ। एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। राइट। या आप जी। मूव करते हो मैनेजमेंट के अंदर कंपेरेटिव एडवांटेज से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो आइडिया है, वो कंपेरेटिव आइडिया एडवांटेज की पूरी जो बिल्डिंग है उसके लिए स्ट्रक्चर टर्मिनेटर है। तो हर एरिया में आइडियाज के स्ट्रक्चर्स है जहां पे रिलेटेड आइडियाज एक दूसरे से मिलके एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस कोहेरेंट स्ट्रक्चर से काफी कुछ चल रहा होता है। कल्चर चलता है, इकोनॉमिक्स चलती है, कई बार पॉलिटिक्स चलता है, कई बार रिलीजन साथ में चलता है। जैसे कि एक फ्लोर पे रिलीजन है, दूसरे फ्लोर पे कल्चर है, और पूरी एक बिल्डिंग है, और उसके फाउंडेशन पे ही कोई अटैक करके उसको टर्मिनेट कर रहा है, जिससे पूरा का पूरा वो गिर सकता है। तो इस तरह के जो फाउंडेशन पे अटैक करने वाले आइडियाज हैं वो है थॉट टर्मिनेटर, स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कोई भी बिल्डिंग जिस फाउंडेशन पे भी खड़ी है, उस फाउंडेशन का कोई सॉलिड आधार नहीं होता है, अल्टीमेटली बिलीफ ही होता है। राइट। कि आप अगर आप ये क्वेश्चन करो कि आदमी क्यों जिंदा रहता है जबकि इतने सारे पैथोजेंस हैं, इतने सारे वायरस बैक्टीरिया है, तो आदमी क्यों जिंदा है? तो कोई कहेगा कि इम्यून सिस्टम उनको मार देती है। फिर आप कहोगे कि इम्यून सिस्टम क्यों मार देती है, तो कहेंगे बिकॉज द बॉडी हैज अ विल टू सर्वाइव। अब आप कहो कि विल टू सर्वाइव क्यों है, उसका कोई आंसर नहीं। तो ये जो है कि फाइनली वी गेट इनटू अ अननोन और अ बिलीफ कोई भी एरिया के अंदर, और पूरा जो एरिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसी के ऊपर खड़ा है। तो विटजेनस्टाइन इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं द justification of the most justified stands itself unjustified। अंडरस्टैंड। कि जो फाउंडेशन है किसी का भी वो एक्सियोमेटिक होगा, वो बिलीफ बेस्ड होगा, वो सॉलिड नॉलेज बेस्ड नहीं हो सकता है। क्योंकि सॉलिड नॉलेज बेस्ड होने का मतलब है कि आपके पास थियरी ऑफ एवरीथिंग है और सारे वाइज को आप आंसर कर सकते हैं, जो किसी के पास नहीं है। नोबडी हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव थियरी ऑफ एवरीथिंग। We don't even have an essential theory of everything, leave alone comprehensive theory of everything। So इसलिए हम हिस्ट्री के उस प्रोसेस, इस पार्ट में है जबकि हमारे फाउंडेशंस एक्सियोमेटिक है और लंबे समय तक एक्सियोमेटिक ही रहेंगे। तो इस वजह से ये होता है कि उस एक्सियम पे अटैक किया जा सकता है, फाउंडेशन पे अटैक किया जा सकता है, एंड वी आर ऑल टेरिफाइड ऑफ दिस स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स। वी आर वेरी वेरी टेरिफाइड, स्पेशली इफ वी आर कमिटेड। अगर आप कोई आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हो तो डर कम लगता है, लेकिन जिस आइडियोलॉजी में आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो वैदिक कल्चर हो, चाहे वो अमेरिकन कल्चर हो, जिसके अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट है और आप इमोशनली अटैच्ड हो, वहां पे अगर अटैक आता है किसी आइडिया का, तो
it's a terrible thing for you. So we are all terrified of this structure terminators. तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो टर्मिनेट करते हैं, जिनसे हम डिसोरिएंट हो जाते हैं? ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये अपने आप में जो टर्मिनेटर्स हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं? तो इसके दो पार्ट हैं। एक कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हम पहले ले लें और उसके बाद उसके साइकोएनालिसिस में जाएं। तो अगर हम उसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ले लेते हैं तो कुछ आइडियाज ले लें ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी जी। टेक क्वांटम रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, ये दोनों ने पूरा का पूरा हमारा जो थॉट स्ट्रक्चर था पहले का, उसको पूरा हिला के रख दिया। सो दीज आर जी स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स। नाउ हाउ दे अफेक्ट अस। अब रिलेटिविटी को ले लो। रिलेटिविटी एक टाइप का कंसेप्ट देता है कि यू कैन गो बैकवर्ड इन टाइम, राइट। and that gives rise to absurdities like, can you go back in time and kill your grandfather, and if you kill it then you cannot exist because the grandfather does not exist, then how can you go and kill him? तो इस तरह की एनोमलीज प्रोड्यूस होती है जिसके पास हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि इसको कैसे रिकंसाइल किया जाए। बिकॉज अगर ये बात सच है कि यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम, तो ये जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को आप कैसे वो सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली। वैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ले लो कि जब आप एंटेंगल की बात करते हो तो वी हैव सिग्नल्स फ्लोइंग फास्टर देन लाइट and there is some connection between two events and we don't know how that information is passed. तो वो हमारा जो पूरा कंसेप्ट है यूनिवर्स का इस वक्त का पूरा डिस्टर्ब कर देता है। Quantum mechanics also tells us about uncertainty, and it also tells us about the outcome of a quantum process dependent partly on human involvement in looking at the process. तो ये क्या है कि हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस नहीं है, बिकॉज हमारा माइंड जिस सिचुएशन में इवॉल्व हुआ है वहां पे ये हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस नहीं है। नहीं। Big and too small, our minds are not made for it. So ये जो ideas हैं, they are structure terminators for many of the structures we have in our mind. We are terrified of it. In fact, Einstein was terrified of it, and he used to say quantum mechanics के बारे में कि God does not play dice. It cannot be so uncertain कि everything is on a toss of a probability. True. There has to be some stable purpose. There has to be some coherence. चाहे वो कोहरेंस ऊपर से ह्यूमन विल से आए या गॉड्स विल से आए या नीचे से मटेरियल डिटर्मिनिज्म से आए, बट देयर हैज टू बी सम स्टेबल पाथ फॉरवर्ड। वैसे ही हम देखें बिग बैंग के बारे में कि अगर हम ये कहें कि बिग बैंग नहीं हुआ तो एक आइडियाज आते हैं जो काफी सारे स्ट्रक्चर्स को टर्मिनेट कर देते हैं। कि अगर बिग बैंग नहीं हुआ था तो एक आइडिया है कि बहुत सारे बिग बैंग होते ही रहते हैं एक बड़े यूनिवर्स में, और यूनिवर्स अपने आप में इनफाइनाइट है, तो दैट विल मेक अस कंप्लीटली रीडिजाइन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और ये अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी कि कुछ गैलेक्सीज डिस्कवर हुई है जो इतनी अर्ली है कि हमारे यूनिवर्स में वो होना पॉसिबल नहीं है। देन द क्वेश्चन इज, आर दे लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम सम अदर यूनिवर्स, और मे बी बिग बैंग डिड नॉट हैपन, some other sort of bang happened. So वो है। फिर है मल्टी यूनिवर्स की का आइडिया। वो एक सबसे ज्यादा डरावना आइडिया है स्ट्रक्चर टर्मिनेटर के एंगल से, कि अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं और अगर के इवेंट्स हमको इफेक्ट कर रहे हैं तो पूरा अलग ही हर चीज की कॉजालिटी को रिवर्क करना पड़ेगा, चाहे वो साइकोलॉजी के एरिया में हो, फिजिक्स के या बायोलॉजी की। लेकिन कहीं और का इवेंट अगर यहाँ इफेक्ट कर रहा है तो वी हैव टू रिवर्क द कॉजालिटी नेटवर्क ऑफ एवरी साइंस दैट वी हैव। No. Yes. फिर है
एलियन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि अगर एलियन ओरिजिन है ह्यूमन लाइफ का, कि एलियंस आके यहाँ पे रख के गए या एलियंस बीच बीच में आके इवॉल्व करके गए, तो दैट ऑल्सो चेंजेस कंप्लीटली अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ व्हाट हैज हैपेंड इन अवर हिस्ट्री, राइट, एंड द एंटायर इवोल्यूशनरी साइंस। राइट। फिर है एलियन प्रोग्रेस, की बीच बीच में जब हमने जायंट प्रोग्रेस के स्टेप्स लिए तो एलियंस आके कर के लिए, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी न्यू हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में फिर कुछ लीनियर रहता नहीं है, दिस इज बर्थडे गिफ्ट कमिंग फ्रॉम अबव। वैसे ही हमारा आता है ह्यूमन स्ट्रक्चर, कि अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर अभी तक देख रहे हैं कि सिर्फ मैटर, एनर्जी और फोर्स का है, अगर आप हिंदू स्पिरिचुअलिटी को देखें कि 5 शरीर से बना हुआ है और 5 शरीर कॉरस्पॉन्डिंग 5 जोन है यूनिवर्स के, तो पूरा का पूरा साइंस ही हमको रिवर्क करना पड़ेगा। और शायद ये बात सच्ची होगी, मैं तो मानता हूं कि ये होगा, कि हमको रिवर्क ही करना पड़ेगा, कि जो पूरा साइंस है दैट इज स्टिल बेस्ड ओनली ऑन द फिजिकल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जो एस्ट्रल पार्ट है, इमोशनल पार्ट है, थॉट पार्ट है, वहां पे इट इज वेरी नेसेंट। सो दिस आइडिया इज अगेन अ स्ट्रक्चर टर्मिनेटर। इट विल टर्मिनेट the classical Western idea of the constitution of the human integer and the constitution of the universe. Right. A very big structure terminator. The idea of 5 bodies and 5 zones of the universe. फिर आता है structure of the universe. कि the way it is, अगर हम इस हिंदू फिनोमिना को लें तो एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। अगर हम इटर्नल बैंक की थियरी को लें तो अलग ही तरह का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। So if the structure is reworked, then much of astronomy gets reworked. So that is a big terminator. फिर है idea of consciousness force. श्री अरबिंदो ने ये कंसेप्ट यूज किया था, consciousness वर्ड यूज किया था, कॉइन भी उन्होंने किया था, consciousness force. कि consciousness is not only awareness, not only ability to know, but it is a force by itself. Like any other force, it has a power of its, and you can use the power of consciousness to accomplish things. Now, if that is true, then we can use that to heal us. We can use that to generate energy possibly in future. We can also weaponize it and use the consciousness force in the form of weapons. Now, if that idea is true, then it upsets the whole apple cart and sets off a completely new canvas of possibilities. True. Everything gets changed. Your approach to healing gets changed. Your approach to fighting wars gets changed. Your way of looking at how things are happening in the universe gets changed. Once you accept that the consciousness is a force and a powerful force, the idea of consciousness force is a very big terminator, structure terminator. And of course, every structure terminator is also harbinger of a new paradigm. वो कहते हैं कि end of कहते हैं कि any new beginning is the end of a previous new beginning. Right. So इस तरह से है कि जो structure terminators हैं, they are also harbingers of a new paradigm. But उसमें rethinking और thinking afresh इतना ज्यादा involved है कि human mind उसे terrified. We are not ready to think afresh everything. It's too much of effort, too much of pain, and it's terrifying to let go of things we are invested in. वैसे ही एक आता है आइडियलिज्म का कंसेप्ट, जो फिलॉसफी में बहुत पुराना कंसेप्ट है, कि एवरीथिंग इज ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ द माइंड, देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट आउट देयर। हमारे यहाँ पे देखें तो अद्वैत वेदांता सबके नजदीक आता है, उससे सबसे ज्यादा नजदीक आता है इसे, एक्सट्रीम सब्जेक्टिव आइडियलिज्म फिलॉसफी। अगर इसमें कोई सच है, दैट ऑल्सो इज अ वेरी बिग टर्मिनेटर एट अ वेरी फंडामेंटल।
फिर है सुप्रामेंटल इवोल्यूशन, जो श्री अरविंद बात करते हैं कि वी आर नॉट द एंड ऑफ इवोल्यूशन, वी आर अ ट्रांजिशनल स्पीशीज एंड द न्यू स्पीशीज विल कम, and the difference between them and us will be far more than us and the monkeys. तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया टर्मिनेटर है कि अगर उस लाइट में देखें तो लॉट ऑफ थिंग्स गेट कंप्लीटली रीवैल्यूड। फिर है आइडिया डिजाइन इन हिस्ट्री का, कि अगर डिजाइन इन हिस्ट्री को हम माने, चाहे वो मटेरियलिस्टिक डिटर्मिनिज्म की डिजाइन हो या स्पिरिचुअल डिजाइन हो, ह्यूमन विल को स्पेस देने वाली डिजाइन हो या कंप्लीटली फेट ओरिएंटेड डिजाइन। डिजाइन इन हिस्ट्री इज अ वेरी बिग टर्मिनेटर ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स आज जो हमारे खड़े हैं, बिकॉज वो वेस्ट से आ रहे हैं और वो पूरे फ्री ह्यूमन विल पे बेस्ड, कि देयर इज नो डिजाइन इन हिस्ट्री, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट ह्यूमन बीइंग्स डू। सो इट इज अ चॉइस आउटकम हिस्ट्री, इट इज नॉट अ डिजाइन आउटकम हिस्ट्री। सो जो एलिमेंट ऑफ डिजाइन है, that also is a very big terminator of many structures which are at present erect and in which most of us live most of the time. So ये जो है कुछ specific examples है आइडिया स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स की, कि इनमें से अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो कोई स्ट्रक्चर गिर पड़ता है, और वो स्ट्रक्चर जो जो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था और जो टेक्नोलॉजीज उस पे बेस्ड थी, all of that then gets have to be reworked. Of course, the rework is for the better, but it's lot of hard work and emotionally very difficult. इनफैक्ट जिस टाइप से आपने एग्जांपल्स दिए हैं, इट आल्सो इवोक्स द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बिकॉज आपके फंडामेंटल्स जिस पे आप पूरी मैनकाइंड को चला रहे हैं, अगर वो ही कोलैप्स हो जाते हैं, तो इट इज डेफिनेटली way too uncomfortable to recreate something right from scratch or even think beyond it. बट जहाँ पे आपने बोला कि बहुत सारी अदर पॉसिबिलिटीज हैं जो कि ये स्ट्रक्चरल टर्मिनेटर्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इफ देयर इज एक एग्जांपल और ले लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जी, जो वेस्टर्न पैराडाइम को लेके हम चलते हैं, उसमें है कि मैटर इज द बेस, एवरीथिंग एल्स इज आउटकम ऑफ द मैटर। कि मैटर में कुछ आया, लाइफ आ गई, लाइफ में कुछ आया, माइंड आ गया। बट इस तरह से वो उत्पत्ति है उसकी, कि रूट में मैटर है, मैटर में से लाइफ आई, लाइफ में से माइंड आया। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमारा वेदांतिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे बात है इवोल्यूशन की, हमारे यहाँ बात है इवोल्यूशन की, राइट, रिवर्स की। कॉन्शियसनेस रूट है और कॉन्शियसनेस ने अपने आप को कंडेंस करके मैटर बना दिया। सो प्योर कॉन्शियसनेस ने पहले अपने आप को रिड्यूस करके माइंड बना दिया, वहां से और रिड्यूस करके लाइफ बना दिया, और रिड्यूस करके मैटर बना दिया। या दूसरा कंसेप्चुअलाइजेशन है कि पहले कॉन्शियसनेस ने अपने आप को मैटर बना दिया, फिर वापस कॉन्शियसनेस कुछ हजार सालों के बाद नीचे आई और लाइफ क्रिएट की, फिर नीचे आई और माइंड क्रिएट किया। तो जो इवोल्यूशनरी साइकिल है वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस के अलग अलग फॉर्म्स में नीचे आने की साइकिल्स। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा पैराडिग्मेटिक ही चेंज है, पूरा 180 डिग्री डिफरेंस। एक तरफ इवोल्यूशन है, एक तरफ इनवोल्यूशन है, एक तरफ मैटर बेस है, दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस बेस्ड। एक तरफ फोर्स सिर्फ एक फिजिकल फोर्स है, दूसरी तरफ फोर्स फिजिकल भी है और कॉन्शियसनेस फोर्स भी है। एक तरफ इवोल्यूशन कंप्लीटली फोर्स लेड है, मटेरियल फोर्स लेड है, दूसरी तरफ इवोल्यूशन स्पिरिचुअल है, और जिसमें ह्यूमन रेस तक तो डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस जहां पे सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है और चॉइस आ जाती है, वहां से ह्यूमन विल उसके पेस को आगे पीछे कर सकता है। राइट, तो देन यू बिकम अ कॉन्शियस पार्टिसिपेंट इन इवोल्यूशन। अब ये जो आइडियाज है, दीज आर जो स्ट्रक्चर टर्मिनेटिंग आइडियाज। सो
I think it's very important to have this term structure terminators. Some ideas are such, and we are terrified of those ideas because of the structures they demolish and our investment in those structures. जी, जी. What if this structure terminates our potential truths? Why it just whatever you're explaining, I'm just thinking and brainstorming myself, what else, and there is a certain kind of curiosity being built up. So definitely it makes us uncomfortable जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि अगर structural terminators operate करें, if we take it, if it is a truth bomb landing on us, कि no, whatever we have known and understood is not how it is. So is it true that it can have that potential truth का threat जो bomb गिर रहा है हमारे ऊपर कि नहीं, this is not it is something else. Yeah, it creates in us a lot of anxiety. और हमारी एक जो बेसिक नीड है साइकोलॉजिकल फॉर सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर ओमनीपोटेंस, वो सबको ये हिला देता है कि बड़ी मुश्किल से हमने कोई थॉट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है और हमको शांति हुई है कि चलो एक स्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और फिर उसने शांति को ले लिया, तो एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये. And this brings to us the question of significance of the temporal. Because if every law is only a working hypothesis, तो significance of temporal वाली बात आ जाती है कि we have to learn to relish in the significance of the temporal. Both believe and relish. और एक futility का डर लगता है. It almost is like, is ऑल थिंकिंग एक्टिविटी या फ्यूटाइल एक्टिविटी कि 50 साल तक मेहनत करके स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर एक नया आइडिया आया, डिमोलिश कर दिया. सो इज इट अ फ्यूटाइल एक्टिविटी टू क्रिएट ऑल दिस स्ट्रक्चर्स? तो व्हेन यू लुक एट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, ये बात जरूर आती है ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. और इसी को आप पोस्ट मॉडर्निज्म की भाषा में कहो तो वो कहेंगे फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल मेटा स्ट्रक्चर्स. राइट. और वो इसी का एक्सप्रेशन है कि पिछले 50 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स आ गए हैं जिसके आउटकम में पोस्ट मॉडर्निज्म एक बिलीफ आई है. नॉट दैट इट इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डिफीट इन अ वे, बट इट इज देयर. तो वो एक है. फिर है हमारा एक सर्च कि कुछ परफेक्ट मिल जाए, एक ओमनीपोटेंट मिल जाए और हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. और वो एक सर्च फॉर द सिंपल ओमनीपोटेंट, वो एक सर्च हमारी रहती है और हमारा नार्सिसिज्म भी वहां इन्वॉल्व होता है. तो जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज है, इट कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट. एंड अवर डायलेमा इज कि हमको नए नए आइडियाज चाहिए, स्ट्रक्चर टर्मिनेटर्स चाहिए, बट हमको उसकी कॉस्ट नहीं पे करनी. तो हम चाहते हैं कि नए आइडियाज ऐसे आए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे ही बिल्ड करें. ट्रेजेडी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज की है कि ऐसा होता नहीं. हर 100 आइडियाज जो हमारे स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, उसके बाद 101वां आइडिया जो होता है वो टर्मिनेटर आइडिया होता है. राइट, राइट. तो ये जो पूरा हमारा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है हमारा कि आइडियली हम लोग ये कहेंगे कि वी वांट फ्रेश आइडियाज, वी वांट रेडिकली फ्रेश आइडियाज, बट एट अ डीपर अनकॉन्शियस लेवल वी डोंट वांट फ्रेश आइडियाज. So there is a infantile part of us which wants a simple omnipotent, like a parent who should never separate from us. So वो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस आइडियाज की दुनिया में भी काम करता है. और जो एक सर्टेनिटी जो हो नहीं सकती है, एक इटर्नल सर्टेनिटी जो हो नहीं सकती, हम उसके पीछे हैं. इट्स अ सर्च ऑफ द इम्पॉसिबल. We want certainty which is not there. We want a structure to be eternal which is not there. We don't want to feel the pain of having believed in something which is no longer true.
because it shows in our own face our own stupidity कि हमने किसी चीज में 10 साल बिलीव किया और फिर ऐसा कोई आइडिया आया जिसने उस बिलीफ को तोड़ दिया, एंड सो मच इमोशनल आइडेंटिफिकेशन इज देयर, सो मच अटैचमेंट। तो जैसे आप जस्ट थिंक ऑफ इट, रशिया में कोई लड़का पैदा हुआ हो कोल्ड वॉर के टाइम में, एंड ऑल ही हैज बीन टॉट इज कम्युनिज्म एंड ही इज इन्वेस्टेड हेवीली इनटू, या कोई आदमी पाकिस्तान के पुअर एरिया में पैदा होता है और बचपन से जिहादी सीखता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको जब बाहर जाता है वो तो उसको पता चलता है कि तो गलत है। तो इट्स क्वाइट अ थिंग फॉर दैट पर्सन to let go of something he has invested, almost worshipped, for such a long part or maybe even all of his life. So there is a very strong emotional attachment and emotional investment in this whole process of building structures or structures and responding to potentially terminating ideas. एक और एग्जांपल ले लो आप कि जैसे कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियर है और उसने पूरी लाइफ इसमें डाल दी है कि कैसे एयरक्राफ्ट को परफेक्ट किया जाए, और उसके बाद ड्रोन्स आ जाते हैं जो एक पैराडाइम शिफ्ट है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो जिसने पूरी लाइफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ही काम किया है, फॉर हिम टू रीएडजस्ट इनटू दिस न्यू पैराडाइम इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट। सो it is very common for human beings to get invested and remain in thought structures and get emotionally attached to it, and very difficult to let go of it. काफी इंटरेस्टिंग है ये बात, क्योंकि अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर इंसान अगर करंट हमारी एलोपैथी को देखे या हमारी मेडिकल साइंस जैसी एडवांसमेंट है जहाँ पे, एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट देयर कैन बी क्योर इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाएगा, राइट, साउंड वेव्स को यूज किया जाएगा, जिसका एक कुछ हिस्से एप्लीकेबल अभी भी हैं। जब हम वो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होता हुआ देख रहे हैं और नए चीजों की इंफॉर्मेशन आ रही है और न्यू आइडियाज साइमल्टेनियसली है बट दे आर नॉट इन यूज, सो इज दिस द टाइम which is the right time where all these interesting changes are going to come? Are we fortunate enough to witness and have the anxiety also of demolishing the entire known system and recreating new, or it is just maybe it will take much more time? So what is this time phase in next 50, 100 years, how it is going? Because a lot of changes are actually taking place. Next 25 years are very eventful years हमारे context में. Okay. Very anxiety provoking and very exciting, both. Just take the example or two examples. One is homeopathy. The day we learn how it works, it will fundamentally alter the way we look at the human body. Right. Fundamentally, it will revise the entire biology and the entire healing. Also, the entire material science of how properties are carried and exhibited by materials at different levels of concentration and different forms. It will be a completely, homeopathy is a great structure terminator for allopathy, for our traditional biology, and also for a lot of material science. Similarly, take the example of singularism and pluralism. The entire Western thinking, all isms, be it communism, capitalism, feminism, Marxism, wokeism, or environmentalism, all based upon singularism. And the Hindu civilization is completely based upon pluralism. The moment pluralism hits the West really deep in religious terms and cultural terms, it will lead to a fundamental shift in culture and society. So it's the Hindu pluralism is a great terminator for Western ideas, the entire edifice of Western ideas.
So we are in for a very interesting times in the next 25 years. So whatever development takes place here on, which is actually moving on right now, अलग अलग जगहों पे जब ये structural collapse होगा terminators से, so what would be the impact on social life, because everything is linked and webbed on existing knowledge, Right. so how how it would impact the social life? Everything will get rewritten in the next 25 to 50 years. Because the Terminator ideas are just waiting for science to progress in certain ways so that they can be studied scientifically. The subjective truths are waiting to convert themselves into objective truths. और ये हर एरिया में है. आप मेडिसिन में देखो तो होम्योपैथी वेट कर रहा है. इट इज वेटिंग फॉर इट्स आवर. आप एनर्जी हीलिंग को देखो, एनर्जी हीलिंग इज वेटिंग फॉर इट्स आवर. आप प्लूरलिज्म को देखो, प्लूरलिज्म इज वेटिंग इट्स आवर. आप इसको कॉन्शियसनेस फोर्स के आइडिया को देखो, आप ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को देखो, यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को देखो. These are very fundamental ideas in their realms and they are waiting for getting into that process through which these subjective ideas or the subjective truths can convert themselves into objective truths. So I am sure in the next 25 to 50 years, we will have some scientific engagement with these Terminator ideas, and many of them will turn out to be true. And each of them has a potential Terminator effect on very large thought structures with which we have lived for almost 2000 years. In some thought structure, it would be even 5000 years. And that will not only demolish the existing thought structures and create new ones. When it comes to the individual, the goal of life and the two important questions, what to do and how to live, and the organization of society, and the goal of the human historical enterprise. These very fundamental questions, for which there has been an endless debate and no conclusion, we will, in all these areas, move towards a conclusion thanks to some of these Terminator ideas. Actually, these Terminator ideas are something जो कि हो सकता है कि हजारों साल की known discoveries, inventions को हमें feel कराता है it's all in vain. That is the reason why probably new structures are actually, you know, already coexisting. We just need to remove these structures. बहुत ही interesting topic रहा ये Terminators के ऊपर. We would be taking this topic to next level in our upcoming episode. Thank you, Dr. Vaidya. Thank you for watching the viewers. Thank you. Namaste.